स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? झमाझम हम लोगों ने कंसाइनमेंट चैप्टर फाइनली पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रॉपरली एक एक कॉन्सेप्ट को उठाकर डिस्कस किया और उसके एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब इस बार हम जिस चैप्टर को लेकर आ रहे हैं, यस वो चैप्टर आसान है, बिल्कुल आसान है, मैं मानता हूं। और यहां आपको ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत कुछ आता भी होगा, लेकिन कुछ ट्रिक्स एंड टर्न्स जो हैं वो मैं आपको देने वाला हूं और वो ऐसे हैं कि आप फिर जीवन भर कभी भी इस चैप्टर में तकलीफ नहीं उठाएंगे, चाहे फिर वो सीए फाउंडेशन का हो, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट में हो, चाहे वो सीए फाइनल लेवल पे क्यों ना हो। रिकंसिलेशन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज जो मैं आपको एक रामबाण देने जा रहा हूं इस चैप्टर के लिए, आसान है, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि मालिक ये चैप्टर कंसाइनमेंट 3 बार आया है 4 में से, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर अटेम्प्ट में आया है 10 मार्क्स के लिए। यानी ये है आपका रिटर्न गिफ्ट एग्जाम में बैठने का। यानी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको रिटर्न गिफ्ट में आईसीएआई 10 मार्क्स दे रहा है। तो चलिए सरकार, बिना देर दार करे स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब दोस्तों एक बात समझो, जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो आज बैंक मेरा बिजनेस पार्टनर की तरह मेरी हेल्प कर रहा है हर जगह। यानी जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां मेरा बैंक पहुंच जाता है। वो कहावत है ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता तो उसने मां बनाई। सिमिलरली व्यापारी बिजनेसमैन हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए भगवान ने बैंक बनाया। और बैंक वो है जो हर कहीं पहुंच जाएगा। यूएस पहुंच जाएगा, अफ्रीका पहुंच जाएगा, लैटिन अमेरिका पहुंच जाएगा, चाइना भी पहुंच जाएगा, जहां चाहे वहां पहुंच जाएगा। तो सरकार नाउअडेज जब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, एमएनसीज यहां आ रही हैं, हम बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे देशों में बिजनेस करने जा रहे हैं, तो एक हमारा बैंक ही तो है जो हमारे साथ हर जगह जा रहा है। यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, याद आ रहा है वो छोटा सा पक्ष? हाँ, बस यही है बैंक। जहां जहां आप जाओगे आपके साथ साथ जाएगा वो। तो अब बैंक आपके लिए एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बिजनेस के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो बैंक है। तो अब आप अपना पैसा ऐसे जोखिम, हम लोग व्यापारी भाषा में जोखिम बोलते हैं कैश को, तो हम अपने जोखिम को ऐसे ले लेके नहीं घूमते। आजकल हम अपना मोबाइल लेके घूमते हैं, आजकल हम अपना चेकबुक लेके घूमते हैं और मोबाइल लेके ही हमारा काम हो जाता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? जब हम बैंक के थ्रू अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को अंजाम दे रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद बैंक्स की भूमिका और भयंकर बढ़ गई है, क्योंकि अब इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर आप बिजनेसमैन 20,000 से ज्यादा कोई पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो पता है वो इनकम टैक्स के हिसाब से खर्चा ही नहीं माना जाएगा। यानी आपके जेब से पैसा भी जा रहा है और इनकम टैक्स उसको खर्चा ही नहीं मानेगा, और जब खर्चा नहीं मानेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। यानी झक मार के आज आपको बैंक के थ्रू ही बिजनेस ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। अब सरकार, जब मैं बैंक के थ्रू बिजनेस कर रहा हूं तो बैंक है क्या? तो सरकार, बैंक भी एक लीगल एंटिटी है, बकायदा एक लिस्टेड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, और कंपनी है तो मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पहला सवाल, बैंक कौन है? तो सर बैंक ऐसे पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? सर सिंपल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी बैंक हमसे या हमारे बिहाफ पर जब जब कुछ प्राप्त करेगा तो बैंक मस्ट बी डेबिटेड, और बैंक हमें या हमारे बिहाफ पर किसी थर्ड पर्सन को कोई पेमेंट करेगा तो बैंक शुड बी क्रेडिटेड। तो बैंक शुड बी डेबिटेड व्हेन दे रिसीव समथिंग फ्रॉम अस और फ्रॉम समवन एल्स ऑन बिहाफ ऑफ आवर साइड। और दूसरा, बैंक मस्ट बी और बैंक शुड बी क्रेडिटेड व्हेन दे पे टू अस और टू समवन एल्स ऑन आवर इंस्ट्रक्शन। तो अब मालिक मैं अपनी बुक्स में, जो मैं अपनी बुक्स अकाउंट्स बनाता हूं, फाइनल अकाउंट बनाता हूं, सब्सिडरी बुक्स बनाता हूं, तो उसमें एक सब्सिडरी बुक बनती है, दैट इज कैश बुक। और कैश बुक में हम बोलते हैं 3 कॉलम चलते हैं, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम और एक डिस्काउंट कॉलम। यानी इन दैट सब्सिडरी बुक, इन कैश बुक, हम अपने बैंक के साथ और बैंक के माध्यम से, थ्रू दी बैंक और विद दी बैंक, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें कैश बुक के बैंक कॉलम में इनकॉर्पोरेट करते हैं। कैश बुक, अगर हम बहुत सिंपल बात करें तो कैश बुक में डेबिट मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बुक में क्रेडिट मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो अगर मैं कैश अकाउंट को डेबिट करता हूं, कैश बुक में बैंक कॉलम को डेबिट करता हूं, तो इसका मतलब मैं बैलेंस बढ़ा रहा हूं।
और अगर इसका अपोजिट करता हूं, क्रेडिट करता हूं, तो मतलब मैं अपना बैलेंस कम कर रहा हूं। ठीक है सरकार, अब आप समझो और आगे क्या बोलते हैं। अगर मैं बैंक की बात करूं, अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट की बात करूं, तो बैंक का डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि बैंक मेरे लिए एसेट है। बैंक बैलेंस मेरे लिए एसेट है, बैंक के पास मेरा पैसा रखा है, और अगर बैंक के पास मेरा पैसा रखा है तो मतलब ये मेरी एसेट्स है, क्योंकि मेरे ऑर्डर पर यस, चेकबुक उठाना, उसमें चेक पे पढ़ना, ऑन ऑर्डर, बाकायदा लिखते हैं ऑर्डर पे। तो बैंक मेरी बुक्स में पर्सनल अकाउंट है, और बैंक अगर मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, तो वो मेरी एसेट है। ठीक है, तो बैंक, डेबिट बैलेंस, एसेट। क्या बैंक लाइबिलिटी भी हो सकता है? हाँ सरकार, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। यानी जब मैंने अपनी औकात से ज्यादा पैसा बैंक से निकाल लिया तो बैंक मुझे ऐसे लाइबिलिटी दिखेगा, यानी हम उसको टेक्निकली बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट है। जनरली जितने बिजनेसमैन होते हैं उनके रोज के हजारों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बैंक के थ्रू हो रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक से एक लिमिट सैंक्शन करवा लेते हैं। भाई पैसे हमेशा हमारे जेब में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे पेमेंट हमेशा लगातार करते रहना है, ताकि मेरी साख, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी गुडविल बाजार में बनी रहे। तो कई बार ऐसा होगा कि जब आपके खाते में बैलेंस नहीं होगा लेकिन आपको पेमेंट करना है, तो उस समय आप पेमेंट रोक नहीं सकते, तो उस केस में आपको बैंक एक क्रेडिट फैसिलिटी देता है, जिसका टेक्निकल नाम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बैंक आपकी एक लिमिट सैंक्शन कर देता है। जैसे बैंक ने मेरी लिमिट सैंक्शन करी 20 लाख रुपए, मेरे खाते में भी 2 लाख रुपए पड़े हैं, और मैंने 10 लाख का एक चेक फाड़ दिया, क्योंकि मेरी लिमिट है, सैंक्शन है, तो बैंक जब ये 10 लाख का चेक देखेगा तो मेरा चेक डिसऑनर नहीं करेगा, बल्कि इस चेक को ऑनर कर देगा। लेकिन मेरे खाते में तो सिर्फ 2 लाख का बैलेंस था, तो बैंक क्या करेगा, 2 लाख पहले आपके वो काटेगा और 8 लाख से आपका ओडी क्रिएट कर देगा। अब अगर बैंक की बुक्स में ओडी आ रहा है तो मतलब बैंक की बुक्स में अब हम डेटर हैं, तो हमारी बुक्स में बैंक क्रेडिटर हो जाएगा। तो ओडी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग लायबिलिटी, और ओडी का होगा क्रेडिट बैलेंस, ओडी का होगा क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक की बुक्स में क्या होगा, अगर मेरी बुक्स में बैंक एक पार्टी है, तो बैंक की बुक्स में मैं भी एक पार्टी हूं। हम सबके एक नंबर होते हैं जिसको हम बोलते हैं अकाउंट नंबर। बैंक हमें अपने अकाउंट नंबर से ही जानता है, बाकी डिस्क्रिप्शन बैंक लिखता है, लेकिन बैंक मुझे मेरे सिर्फ अकाउंट नंबर से जानता है। तो मालिक ऐसा है कि अब मेरी बुक्स में एक बैंक का अकाउंट है, और बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक इज ए पार्टी टू मी। तो बैंक की बुक्स में भी हमारा एक खाता खुलेगा, यानी बैंक की बुक्स में मैं पर्सन हूं और मेरी बुक्स में बैंक एक पर्सन है, तो दोनों अपनी अपनी बुक्स में पर्सनल अकाउंट खोल रहे हैं। मेरी बुक्स में बैंक का ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगा, तो दैट इज इन कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम। क्योंकि जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं, तो कैश का फिर लेजर नहीं बनाया जाता, यानी कैश बुक इज बेसिकली कंपनसेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल एज वेल एज लेजर। तो कैश बुक में बैंक कॉलम और बैंक की बुक्स में हमारा एक खाता। मेरे लिए जनरली बैंक एक एसेट है, तो एसेट हैविंग डेबिट बैलेंस। तो जब भी मैं अपनी बुक्स की बात करूंगा, हमारी किताब की बात करूंगा, तो हमारी किताब में कैश बुक का बैंक कॉलम, और कैश बुक के बैंक कॉलम में जनरली बैंक का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। और डेबिट बैलेंस मतलब वो हमारे लिए एसेट है, हमारा बैलेंस, हमारा डिपॉजिट बैंक के पास जमा है। और अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है, हो सकता है क्या बाबू? हाँ, पक्का हो सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसी को तो बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसी को तो बोलते हैं। हाँ सर सरकार, क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट विद बैंक। और बैंक की बुक्स में क्या होगा? सर बिल्कुल उल्टा, एकदम उल्टा, मिरर इमेज। अगर मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है, तो बैंक की बुक्स में पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। कभी बैंक एटीएम जाते हो, एटीएम लगा के जब पैसे निकालते हो, तो जो पर्ची निकल के आती है उसमें क्या लिखा रहता है? 10,000 क्रेडिट बैलेंस। तो वो बैंक ने पर्ची दी है, वो बैंक के हिसाब से लायबिलिटी है, आपके लिए वो एसेट है। तो बैंक की बुक्स में क्रेडिट बैलेंस मतलब डिपॉजिट और डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सरकार सुनो, आइडियली अगर मैंने अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट किया है, तो बैंक अपनी बुक्स में मेरा अकाउंट क्रिएट करेगा। यानी जितने अमाउंट से मैं अपना बैलेंस बढ़ाऊंगा, बैंक भी मेरा बैलेंस उतनी अमाउंट से बढ़ाएगा। जितने अमाउंट से मैं अपना बैलेंस कम करूंगा, बैंक भी उतने ही अमाउंट से मेरा बैलेंस कम करेगा। तो मतलब ये हुआ कि मेरी बुक्स में बैंक अकाउंट में अगर 100 रुपये डेबिट बैलेंस है, तो बैंक की बुक्स में भी 100 रुपये ही क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए आइडियली। लेकिन ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुब तुझू भी नहीं, ज्यादा हो गया। चलो वापस आते हैं। तो मालिक लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कि हम अपनी बुक्स में जो ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं और बैंक अपनी जो बुक्स में ट्रांजैक्शन लिख रहा है, इन दोनों में थोड़ा सा टाइम गैप हो जाता है।
जैसे समझिएगा, मैंने चेक फाड़ा, जैसे ही मैंने चेक फाड़ा मैंने एंट्री कर ली। अब ये चेक मैंने फाड़ा रामलाल को। अब रामलाल ये चेक जब तक बैंक में नहीं लेकर जाएगा तब तक बैंक को सपने नहीं आएंगे कि अनुभव जैन ने चेक फाड़ा है और उसका बैलेंस कम करना है। तो टाइमिंग गैप हो गया, क्योंकि मैंने चेक फाड़ते से एंट्री कर ली, जबकि बैंक इस चेक की एंट्री तब करेगा जब ये चेक बैंक के सामने पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो जाएगा। सिमिलरली मैंने चेक मिला मेरी पार्टी से, मैंने बैंक में डाल दिया, ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल दिया, और जैसे ही ड्रॉप बॉक्स के अंदर जैसे ही ड्रॉप बॉक्स के अंदर मैंने चेक डाला, जैसे ही चेक डाला मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, जबकि बैंक तब ये बैलेंस बढ़ाएगा जब ये चेक एक्चुअली कलेक्ट हो जाएगा। तो देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस, थोड़ा सा समय का गैप हो जाता है। फिर सिमिलरली बैंक मेरे खाते में ब्याज काट लेता है, चार्जेस काट लेता है, कुछ ब्याज क्रेडिट कर देता है, और मुझे कब पता पड़ता है? जब मैं बैंक जाता हूं। तो अब अगर मेरे बैंक ने 15 तारीख को ये ट्रांजैक्शन मेरी बुक्स में लिख दिया और मैं बैंक गया 15 तारीख के 8 दिन बाद, तो मुझे तो 8 दिन बाद पता पड़ा, तो मेरी बुक्स में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, डेफिनेटली दोनों बुक्स में होगा, लेकिन देयर इज सर्टेन टाइमिंग डिफरेंस। कुछ 2-3 ट्रांजैक्शन ही हैं जहां पर टाइम गैप नहीं है, दोनों जगह सेम टाइम पर एंट्री हो जाती है, बाकी सारे ट्रांजैक्शन में देयर इज सर्टेन टाइमिंग डिफरेंस। तो मालिक सुनो, अब हम देखने जा रहे हैं, ये बहुत काम की चीज है आपके, क्योंकि अगर ये आप समझ गए अच्छे से तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इफेक्ट इन बोथ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको बोला कि 3-4 ट्रांजैक्शन है, गिन के सिर्फ उतने ही ट्रांजैक्शन में सेम टाइम पे एंट्री हो रही है, यानी मैं और बैंक एक सेम टाइम पर एंट्री कर रहे हैं, बाकी हर जगह या तो पहले एंट्री मैं कर लूंगा या बैंक कर लेगा। और लॉजिक लगाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो समझते हैं। तो मालिक मैंने कैश डिपॉजिट किया, मैं खुद गया था कैश लेके झोले में रख के बैंक में डाले, तो बैंक ने इधर तुरंत मेरा बैलेंस बढ़ाया, उधर मैंने भी अपनी बुक्स में बैलेंस बढ़ाया। यानी ये ट्रांजैक्शन एक तो नेचर वाइज कैसा है, डायरेक्ट मतलब मेरे और बैंक के बीच में ही हुआ है, इसमें कोई तीसरी पार्टी नहीं है, कोई हम दोनों के बीच में नहीं है, पति पत्नी और बस, नॉट वो। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड अकाउंट होल्डर, और इसका टाइमिंग सेम होगा। मैंने क्या लिखा देखो जरा, कैश बुक और पासबुक में टाइमिंग्स ऑफ रिकॉर्डिंग, पहले कौन रिकॉर्ड करेगा, पहले आप या पहले आप। लेकिन ये ट्रांजैक्शन है जो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब रिकॉर्ड कैसे होगा? सरकार बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो मेरी बुक्स में एसेट बढ़ी डेबिट, बैंक की बुक्स में लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट। जल्दी से और करते हैं। सिमिलरली कैश विड्रॉन, मैं ही गया था और बैंक से पैसे निकाल के ले आया, सेम टाइम पर एंट्री होगी मेरी बुक्स में भी और बैंक की बुक्स में भी, और ये ट्रांजैक्शन भी हो गया डायरेक्ट। ठीक है सरकार। अब लेकिन ये तीसरा ट्रांजैक्शन ध्यान सुनना कि इंटरेस्ट चार्ज मतलब बैंक ने मान लो 21 सितंबर को खाते में ब्याज चार्ज कर दिया, और मैं गया बैंक 2 अक्टूबर को, नहीं 2 अक्टूबर को बंद रहता है, 3 अक्टूबर को गया, ड्राई डे भी होता है, ठीक है ना, हाँ तो 3 अक्टूबर को गया। ठीक, अब 3 अक्टूबर को गया, तब मुझे पता पड़ा कि बैंक ने मेरे खाते से पैसा काटा है, तब क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। हाँ सरकार, तो ट्रांजैक्शन तो डायरेक्ट है क्योंकि ये भी मेरे और बैंक के बीच हुआ है डायरेक्टली, लेकिन इस ट्रांजैक्शन की पहली रिकॉर्डिंग ये विजुलाइज करना पड़ेगा, कौन करेगा, बैंक, और बाद में फिर मुझे पता पड़ेगा। अब बैंक क्या करेगा, सर चार्जेस है तो मतलब वो मेरा बैलेंस काटेगा, बैंक बैलेंस काटेगा मतलब अपनी लायबिलिटी कम करेगा, तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, और मैं अपना बैंक बैलेंस कम करूंगा तो क्रेडिट। ओके सरकार, बैंक चार्जेस सेम रूल, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्जेस दोनों सेम है। अगला इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, उनका अपोजिट हो गया, बैंक ने मेरे खाते में 31 तारीख को क्रेडिट दे दिया, लेकिन मैं गया बैंक 4 तारीख को, तो क्या हुआ, मुझे 4 दिन बाद पता पड़ा, तो अब ये जो एंट्री होगी बैंक में रिकॉर्ड हो जाएगी 31 तारीख को, लेकिन मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होगी 4 तारीख को। देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस। यस, पहले कौन लिखेगा, सर देखो चार्जेस, ब्याज, ये सब चीजें हमेशा पहले बैंक में होंगी और बाद में मुझे पता पड़ेंगी, क्योंकि मेरे अब्बा हुजूर में भी तुम नहीं है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकें, ये काम तो बैंक का ही है, यानी बैंक ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और हमें इंटीमेट करेगा, तो हमेशा बैंक की बुक्स में पहले एंट्री होगी और मेरी बुक्स में बाद में। ये चीजें सब ध्यान रखना, क्योंकि यही आपके पूरे बीआरएस का बेस है, नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा कब बीआरएस खत्म हो गया, आप सोचोगे अब चालू होगा और मैं बोलूँगा खत्म हो गया, क्योंकि ये जो पढ़ा रहा हूँ ना बस ये समझ में आना जरूरी है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो अपने आप बीआरएस हो गया, फिर मेरे लिए बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मालिक सुनो, सीक्वेंस समझो कि सीक्वेंस पहले कहाँ हुआ,
तो बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, ये पहले बैंक में रिकॉर्ड होंगे और फिर मेरी बुक्स में होंगे। सिमिलरली इसका उल्टा, अगर मैंने चेक इशू करा या चेक डिपॉजिट करा, पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन इनडायरेक्ट नेचर का है, क्योंकि चेक मुझे मिला, पेमेंट कोई और करेगा और बैंक में जमा होगा, ठीक है, तो इट इज इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन। तो मुझे अगर चेक मिला या मैंने चेक डिपॉजिट किया तो मुझे पहले पता था, मैंने चेक फाड़ा रामलाल को तो मुझे पहले पता है ना, तो यहां पर ट्रांजैक्शन पहले मुझे पता पड़ेगा, यहां पर ट्रांजैक्शन पहले मुझे पता पड़ेगा और बाद में बैंक को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है सरकार। और बोलो ईसीएस और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब सरकार ये क्या वाला होती है, तो मालिक ये होता है कि मैंने बैंक को ऑर्डर दे दिया कि भैया बार बार मुझे परेशान मत करो, मैंने इस व्यक्ति को हर महीने पेमेंट करना है, तो मैंने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिख दी बैंक को कि बैंक इस व्यक्ति को इस तारीख को इतना पैसा हर महीने पे कर देना। तो बैंक एक बार मेरे से ऑर्डर ले लिया, अब बैंक जैसे ही वो तारीख आती है मेरे खाते से पैसा काट के पे कर देता है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। और ईसीएस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अभी इतने होते हैं। हाँ, तो यहां पर बैंक ने तो जैसी तारीख आई पैसा कट, और मुझे कब पता पड़ा, जब मैं बैंक पहुंचा, तो यहां पर एंट्री बैंक में पहले होगी और मेरी बुक्स में बाद में। अच्छा सरकार, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा कोई ग्राहक था वो सीधे बैंक में पैसे जमा करके चला गया। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो हम तो ऐसे ही लोग हैं साहब कि अपने पास पहले पैसा आता है और खबर बाद में आती है। खबर मतलब हमेशा वो नहीं, खबर मतलब पैसा बैंक में आ गया, ठीक है सरकार। चलो और आगे सुनो, तो यहां पर पहले एंट्री कहां हुई, बैंक की बुक्स में। ये सारी जगह देखो आप ध्यान से, ये सारी एंट्रीज बैंक की बुक्स में ही हो रही हैं पहले। ये सारी एंट्री 8 से लेकर 14 तक ये बैंक की बुक्स में पहले हो रही हैं और उसके बाद हमारी बुक्स में हो रही हैं। तो सरकार क्या क्या एंट्री हो रही है देखो, अगर किसी ग्राहक ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया तो बैंक को पहले पता पड़ा, हमें बाद में पता पड़ा। अगर बैंक ने ईसीएस कटौती कर दी तो बैंक ने पहले करा, हमें बाद में पता पड़ा, डिफरेंस आएगा। डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करा था, और आजकल क्या है, इन्वेस्टमेंट के चेक नहीं आते। इन्वेस्टमेंट में जब डिविडेंड मिलता है तो सीधे खाते में जमा हो जाता है। आजकल चेक में और पोस्टेज मोस्टेज सब खत्म, सबने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लिए, सीधे खाते में पैसा आ गया। तो बैंक को पहले पता पड़ा, हमें बाद में पता पड़ा। लॉकर फैसिलिटी हमने बैंक में ले रखी है, तो बैंक हमसे पूछे थोड़ी पैसा काटेगा, वो पहले ही पैसा काट लेगा और फिर बताएगा कि साहब हमने आपके पैसे काट। अब अगर हमने बैंक में लॉकर फैसिलिटी ले रखी है तो बैंक हमसे पूछे थोड़ी पैसा काटेगा, बैंक सीधे बोलेगा आपका कट गया। फिर हम पूछेंगे भाई क्या, बोले आपका बैलेंस काट लिया हमने, आपने लॉकर ले रखा है ना, भाई कंटिन्यू करोगे ही ना आप, बोले हाँ और क्या, सारी जेवर तो बीबी को उसमें रखे। अच्छा ठीक है, चलो तो और आगे बात करो। मिनिमम बैलेंस चार्जेस, यहां पर भी बैंक पहले एंट्री करेगा, मुझे बाद में पता पड़ेगी। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस इन बैलेंस एज ऑन ए गिवन डेट, ठीक। अब सुनो, ये क्या था, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर, चेक इश्यूड डिसऑनर। तो यहां मैंने यहां पे क्या लिखा है समझो, अगर चेक बैंक को मैंने डिपॉजिट किया, और बैंक में क्या होता है, बहुत टेक्निकल है मेरे हिसाब से, आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंफ्यूज करूंगा नहीं करूं, मैं ये सोच रहा हूं, कर ही देता हूं, छोड़ो समझाऊंगा ना, कहीं कंफ्यूज करूंगा। तो बैंक क्या करता है, जब ड्रॉप बॉक्स में चेक आया और जैसे ही चेक निकला तो बैंक मेरे खाते में एक अमाउंट चढ़ा देता है, लेकिन उसको क्लियर बैलेंस में नहीं डालता। क्लियर बैलेंस मतलब जिसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका बैलेंस में एंट्री आ जाती है लेकिन बैलेंस बढ़ता नहीं एक्चुअली। अब जब वो चेक कल क्लियर हो जाता है तो आपका बैलेंस भी बढ़ जाता है। तो अगर बैंक ने आपका बैलेंस बढ़ा दिया और बाद में वो चेक हो गया डिसऑनर, तो बैंक क्या करेगा, आपका बैलेंस कम कर देगा। हाँ, तो बैंक ने जो बैलेंस बढ़ाया था वो कम कर देगा। किसको पता पड़ा, पहले बैंक को, और बाद में हमें। हम क्या करेंगे, सर हमने जो बैलेंस बढ़ाया था हम भी कम कर देंगे। इसी का उल्टा, अगर मैंने चेक इश्यू करा तो मैंने अपना बैलेंस कम कर लिया, बैंक के पास जब वो चेक आया तो बैंक ने मेरे खाते से पैसा काट लिया, लेकिन उसने चेक करा कि यार खाते में साइन सही है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है, ओवर राइटिंग तो नहीं हो गई है, डेट वगैरह सही लिखी है कि नहीं लिखी, इन सारी बातों से एंश्योर होने के बाद वो फाइनली खाते से पैसा काट देता है, मतलब कम कर देता है। तो अब अगर बैंक ने पहले एंट्री कर दी और बाद में पता पड़ा कि जिस कारण से एंट्री करी वो कारण खराब निकला, तो बैंक उसको रिवर्स कर देगा। यानी बैंक पहले करेगा और बाद में मैं करूंगा। तो बेटा ये 14 जो रीजंस मैंने लिखे हैं, बहुत मेहनत करके लिखे हैं, मतलब एक एक सोच के लिखे। मेरे पास करीबन 50 की लिस्ट थी, मैंने काट छाट के आपके पूरे एग्जाम पेपर खंगाले कि आपके लिए क्या क्या काम का है, बिल्कुल सिर्फ उतना ही मैंने लिखा। आज मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहां पर ये 14 ट्रांजेक्शन जो लिखे हैं आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसमें से ही 5 या 6 आपके एग्जाम में आएंगे। इनको अच्छे से पढ़ लो, इनके सीक्वेंस समझ लो, कहां एंट्री पहले होती है ये समझ लो,
क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपका रिको इतनी देर का काम है, इतनी देर का सिर्फ। ठीक है सरकार। चलो सरकार, अब हम रीजंस देखने जा रहे हैं कि हमारे कैश बुक के और बैंक के बैलेंसेस में अंतर आने के बड़े रीजंस क्या हैं। वैसे तो अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हीं रीजंस को मैंने प्रॉपरली चेकआउट कर दिया कि कहां पे क्या क्या एंट्री होगी और कहां नहीं हुई, और गलतियां कहां कहां क्या क्या हो सकती हैं। देखो, गलतियों की कोई लिमिट नहीं है। ऐसी कहावत है कि बुद्धिमानी की एक क्षमता है, एक लिमिट है, लेकिन मूर्खता की, स्टुपिडिटी की कोई लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति किसी भी लेवल तक स्टुपिड हो सकता है। फिर भी हमने कोशिश करी कि लोगों की मूर्खता कितनी वो कर सकता है, वो हमने लिख दी। फिर से जितनी आपके एग्जाम के लिए काम की वो सब लिख दी। ठीक है, तो बस आपको इसे रेफर करना है प्रॉपरली, एंड बिलीव मी, अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंगल क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है और आपका बीआरएस में पूरे 10 में से 10 आएंगे। ठीक है, तो चलो हम पढ़ रहे हैं। रीजन फॉर डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक और एरर इन कैश बुक। यानी यहां पर इस कॉलम में मैंने दो चीज लिखी, ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में पहले रिकॉर्ड हो गए लेकिन ईयर एंड तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, या पासबुक में कभी रिकॉर्ड होंगे भी नहीं, क्योंकि ये आपकी मूर्खता है, और मूर्खता बैंक क्यों करेगा। सिमिलरली सेकंड कॉलम में हमने क्या लिखा, वो ट्रांजैक्शन जो बैंक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या बैंक में भी इंसान ही बैठे हैं तो वो भी बेवकूफी कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, और गलती होगी, लाखों में से एक होगी, क्योंकि बैंक का सिस्टम बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन गलती तो फिर भी होती है। तो चलो मालिक, जन हमारे क्या क्या हेडिंग हो सकते हैं वो समझ लो। ये पूरा माहौल बन रहा है बीआरएस का, एक बार ये हो गया तो यूं खत्म। चलो देखो, पहला पॉइंट डिफरेंस का क्या आता है। मैंने चेक फाड़ा रामलाल को, मैंने अपना बैलेंस कर लिया कम। अगर मेरा ओडी है तो मैंने बढ़ा लिया अपना ओडी, लेकिन रामलाल ये चेक 4 दिन बाद बैंक में लगाने गया और उसके 3 दिन बाद ये चेक क्लियर हुआ, तो 7 दिन का गैप आ गया। अब इस बीच में अगर ईयर एंड आ गया तो मैं तो अपना बैलेंस कम कर चुका हूं, मैं तो अपना ओडी बढ़ा चुका हूं, लेकिन बैंक ने मेरा बैलेंस कम नहीं करा, बैंक ने मेरा ओडी नहीं बढ़ाया, तो डिफरेंस आएगा। जल्दी जल्दी, और चेक डिपॉजिटेड, इसका बिल्कुल उल्टा। अब मुझे गब्बर ने चेक दिया, गब्बर इज बैक, है ना, तो गब्बर ने चेक दिया और मैंने अपने बैंक में डाला। अब जैसे ही मैंने ड्रॉप बॉक्स में चेक डाला, मैंने तो अपना बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन साहब इज्जत से ये पूरा चेक अपनी जर्नी पूरी करेगा और उसके बाद मेरे खाते में बैंक क्रेडिट देगा। अब इस पूरी घटना में 3 या 4 दिन लग जाते हैं, बीच में अगर नेशनल हॉलिडे आ गई तो और। अब मान लो 29 मार्च को मुझे चेक मिला गब्बर से और मैंने खाते में डाल दिया, और जैसे ही डाला मैंने बैलेंस बढ़ा लिया या अपना ओडी कम कर लिया, तो अब ये चेक 4 दिन में क्लियर हुआ। 29 मार्च से 4 दिन जोड़े तो ये 3 अप्रैल को क्लियर हुआ। अब 3 अप्रैल के बीच में तो ईयर एंड आ गया, तो यहां मैंने बैलेंस बढ़ा लिया लेकिन बैंक ने बैलेंस नहीं बढ़ाया। इसी प्रकार एरर इन कैश बुक, सबसे बड़ा पार्ट तो यही है, कैश बुक की गलतियां। अब गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है, फिर भी अपने कोशिश करी। देखो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, मतलब क्रेडिट में गलत दे दिया, रॉन्ग क्रेडिट, या रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक में गलत डेबिट दे दिया। फिर इसके अलावा अंडर कास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अंडर कास्टिंग का मतलब होता है जोड़ना, मतलब कास्टिंग मतलब जोड़ना, तो अंडर कास्टिंग मतलब कम जोड़ना, ओवर कास्टिंग मतलब ज्यादा जोड़ना। अब जैसे मैंने वो जो पेज टोटल होते हैं उसको कैरी करके हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, तो मेरे पेज के डेबिट में 10,000 का टोटल आ रहा था, लेकिन मैंने गलती से उसको 9,000 जोड़ लिया, तो अगले पेज पे जो बैलेंस जाएगा डेबिट का वो 9,000 जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अंडर कास्टिंग। इसका इंपैक्ट क्या हुआ सर, इसका इंपैक्ट ये हुआ कि अब जो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा विद बैंक वो 1,000 कम आएगा, क्योंकि मैंने डेबिट 1,000 से कम जोड़ा। इसी का उल्टा अगर मैं ओवर कास्टिंग कर देता डेबिट की तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आता, तो अगर क्रेडिट की अंडर कास्टिंग होती तो बैलेंस ज्यादा आता, क्योंकि क्रेडिट मतलब पेमेंट, और जितना पेमेंट का टोटल कम आएगा उतना बैलेंस ज्यादा दिखेगा। ये अच्छे सुन लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग मतलब ज्यादा या कम जोड़ना। क्या होता है, कैश बुक कोई एक पेज की तो होती नहीं है, 50 पेज की, 60 पेज की, 70 पेज की होती है, और ये जो पेज के टोटल होते हैं वो अगले पेज पे जाते हैं, तो इनको जो जोड़ने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं कास्टिंग। अब इनको मैंने जोड़ा मान लो 1,22,500, जबकि एक्चुअली वो 1,32,500 थे, तो मैं अगले पेज पे क्या लेके गया 122,500, जबकि लेकर के तैयार था 132,500। तो अब जो आगे बढ़ी कहानी वो 1,22,500 से बढ़ी, जबकि बढ़ना थी 1,32,500 से। तो ईयर एंड पर जब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा अपना, तो वहां पर मेरा बैंक बैलेंस 10,000 कम आएगा। तो डेबिट अंडर कास्टिंग मतलब बैलेंस कम करना,
डेबिट ओवरकास्टिंग मतलब बैलेंस बढ़ाना, डेबिट अंडरकास्टिंग बैलेंस कम करना, डेबिट ओवरकास्टिंग मतलब बैलेंस बढ़ाना। अब इसका ठीक उल्टा करो, क्रेडिट अंडरकास्टिंग बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है पेमेंट, और जितना कम पेमेंट दिखाओगे, जितना पेमेंट का जोड़ कम लगाओगे, उतना बैलेंस ज्यादा दिखेगा। और वहीं अगर क्रेडिट ओवरकास्ट हो गया तो आपका बैलेंस घटेगा, क्योंकि क्रेडिट मतलब पेमेंट, और अगर आपने पेमेंट का जोड़ बड़ा कर दिया, 10,000 का पेमेंट करा था और आपने जोड़ लगा लिया 11,000, तो आपका बैंक बैलेंस 1,000 से कम हो जाएगा। अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, और ये शब्द मिलेगा आपके क्वेश्चन में, यानी 10 मार्क्स में 2 मार्क्स इसी के लिए रिजर्व है, आरक्षण है इसके लिए 2 नंबर का, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग। चलो और पढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड विथ रॉन्ग अमाउंट करेक्ट साइड, यानी साइड तो सही थी लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया, जिसको अपन बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। कमीशन, अच्छा कमीशन, एरर ऑफ कमीशन वही तो होता है कि 1232 लिखने थे 2232 लिख दिए। हाँ, तो साइड तो सही थी, डेबिट में लिखना था या क्रेडिट में लिखना था, लिखा भी वहीं पे ही, लेकिन अमाउंट गलत कर दिया। या इसका उल्टा, अमाउंट सही लिखा है लेकिन साइड गलत कर दी, तो इसका इंपैक्ट 2 गुना होगा। 100 रुपए डेबिट करने थे और गलती से 100 रुपए क्रेडिट कर दिए, तो जो बैलेंस 100 से बढ़ना था वो आपने 100 से घटा दिया, तो 100 से 0 पे आने के लिए पहले तो रिवर्स करने पड़ेंगे 100, और जो असली में 100 बढ़ाने थे उसके लिए और डेबिट करने पड़ेंगे। तो जब रॉन्ग साइड एंट्री होगी तो उसका अमाउंट डबल से आएगा। खैर वो अपन अपने एग्जांपल में भी देखेंगे, लेकिन उसका अमाउंट डबल से आएगा, क्योंकि जो 100 डेबिट होने थे वो गलती से 100 क्रेडिट हो गए, तो +100 से -100 पे पहुंच गए आप, तो अब -100 से वापस +100 पे आना है, तो 200 बढ़ाने पड़ेंगे। तो सरकार रिकॉर्डेड विथ रॉन्ग अमाउंट करेक्ट साइड, इसमें डिफरेंस अमाउंट से एंट्री होगी। जैसे 1225 से एंट्री करनी थी और हमने 1252 से कर दी, तो 27 रुपए के डिफरेंस से एंट्री होगी। अगर ज्यादा डेबिट कर दिया तो क्रेडिट करेंगे, ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो डेबिट करेंगे, कम डेबिट कर दिया तो डेबिट बढ़ा देंगे, कम क्रेडिट कर दिया तो क्रेडिट बढ़ा देंगे, और अगर अपोजिट साइड एंट्री करी फिर तो अमाउंट डबल से एंट्री करना पड़ेगी। चलो मालिक और आगे बढ़ते हैं। कैश सेल रॉन्गली, कैश सेल ये बहुत कॉमन पॉइंट है, ये सब मैंने आपके एग्जाम से उठाए, मतलब एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए थे ना वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर आगे छाप दी पहले, ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि ये पॉइंट आएगा तो इसका आंसर ये देना है। तो कैश सेल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, क्या हुआ, माल बेचा था नगद, एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और मैंने कर कहां पे दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो इससे क्या हुआ, कैश का बैलेंस जो बढ़ना था वो बढ़ा नहीं, और हमारा जो बैंक कॉलम था उसका बैलेंस बढ़ गया। एरर, एरर गलती, ठीक है, ठीक करना पड़ेगी। सरकार इसका उल्टा, कैश ऑब्लिक चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट हुआ था लेकिन गलती से उसको रिकॉर्ड कहां कर दिया, कैश कॉलम में, गलती से कहां लिख दिया, कैश कॉलम में। फिर इसके अलावा रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, यानी 100 रुपए का पेमेंट था, 100 रुपए का ही लिखा लेकिन 2 बार लिख दिया, होंगे किसी ख्याल में, आप समझते हो ख्याल है ना। प्यार की क्या था वो, प्यार की राग में, काट देना, कट कट कट, हाँ 1 2 3 4 5। फिर आगे बिल रिटायर्ड, रिटायर मतलब बूढ़ा हो गया, हाँ बूढ़ा नहीं हो गया, जवानी में निपटा दिया अपन ने उसको, कट कर दिया। हाँ समझो, बिल मुझे 2 महीने बाद पे करना था, मेरे पास पैसे आ गए, तो मैं गया पार्टी के पास और उससे बोला कि भैया आपको जो पेमेंट 2 महीने बाद करना है वो मैं आज कर रहा हूं, बोलो कितना डिस्काउंट। उसने बोला चलो डिस्काउंट दिया 1000 रुपए, ₹1,00,000 का बिल था, 1000 का डिस्काउंट मिल गया, तो एक्चुअली पेमेंट कितना लगना था, 99,000। बैंक में पेमेंट 99,000 ही हुआ, लेकिन कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने गलती से 1,00,000 रुपए पूरे लिख दिए, तो क्या हुआ, बैंक ने तो सही लिखा, हमने 1,000 रुपए ज्यादा क्रेडिट दे दिया, तो हम इसको ठीक करेंगे। हाँ सरकार, और आगे बोलो। ओमिशन इन कैश बुक, एरर ऑफ ओमिशन, यानी कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखने से ही रह गया, तो क्या होगा सर, आपको उससे लिखना पड़ेगा, अगर जब तक नहीं लिखोगे तब तक डिफरेंस आता रहेगा। और बोलो सर, नोटिंग चार्जेस ऑन डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब हम कोई बिल बैंक के थ्रू डिस्काउंट मतलब एनकैश करवाते हैं, कलेक्शन करवाते हैं, और बैंक जब वो बिल लेकर पार्टी के पास जाता है, हमारे डेटर के पास जाता है, और अगर वो चेक डिसऑनर हो जाए तो बैंक बकायदा उसका नोटिंग चार्जेस हमसे लेता है। तो बैंक ने हमारे खाते से नोटिंग चार्जेस ले लिए और हमने उसे अपनी बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक डिफरेंस आता रहेगा। और आगे बोलो मालिक, बस इतना ही है। अच्छा अब यहां पे आओ, रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और एरर इन पासबुक। एरर इन पासबुक खैर बहुत कम होंगे, या आप मान लो कि जितने एरर यहां लिखे उतने एरर वहां पे हो सकते हैं, क्योंकि एरर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेनली
बैंक में रिकॉर्ड हो गया और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है? तो सारे चार्जेस हमेशा पहले पासबुक में रिकॉर्ड होंगे और बाद में कैश बुक में। तो अगर बैंक ने 31 तारीख से पहले कोई चार्ज काटा है और हमें 31 तक पता नहीं पड़ा तो डिफरेंस आएगा। दूसरा, किसी ने हमारे खाते में डायरेक्टली जमा कर दी है, हमारे ब्याह पर हमारे बैंक ने कोई इनकम कलेक्ट कर ली, किराए की, डिविडेंड की, और हमें पता नहीं पड़ा, तो बैलेंसेस डिफर करेंगे। फिर गलती क्या हो सकती है सरकार? तो गलती हो सकती है रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, दूसरा रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक, तीसरा हमारा एक ही बैंक में दो खाते हैं, जैसे मेरे दो खाते हैं, एक बैंक ऑफ इंडिया है उसमें दो खाते हैं, एक मेरा पर्सनल भी अकाउंट है और एक मेरा बिजनेस अकाउंट भी है, अनुभव प्रकाशन के नाम से ही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि खाता नंबर 1072 में एंट्री होना थी और अब बैंक वाला तब याद नहीं रहा और वो उसकी एंट्री कर दी उसने 1000 में। ये दो खाते थे मेरे, अब आगे का नंबर थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो बिजनेस का बैंक था या तो वो ज्यादा डेबिट हो गया या वो ज्यादा क्रेडिट हो गया, या वो जो डेबिट होना था वो नहीं हुआ या जो क्रेडिट होना था वो नहीं हुआ और डिफरेंस आ गया। इसके अलावा हम चेक इशू करते हैं, अपना बैलेंस कम कर लेते हैं, हम चेक जमा करते हैं, अपना बैलेंस बढ़ा लेते हैं। तो मालिक, मैंने एक बिल बैंक से डिस्काउंट कराया, यानी बैंक ने उस बिल के बदले में मुझे पैसे दे दिए और मैंने बैंक को क्या बोला, बैंक मेरे डेटर से पैसे ले लेना। बैंक ने बोला ठीक है ले लेंगे। बैंक गया ड्यू डेट पर और उस बंदे ने, उस गधे ने पेमेंट ही नहीं करा, तो बैंक को बहुत गुस्सा आई और बैंक ने उस डिस्काउंटेड बिल के डिसऑनर होने पर मेरे खाते से पैसे काट लिए। क्या हुआ? मेरे खाते से बैंक ने तो पैसे काट लिए, लेकिन मैं कब कम करूंगा? जब बैंक से मुझे इंटीमेशन मिलेगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। हाँ सरकार, मैंने बैंक को अपने कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कलेक्शन के लिए दिए थे। मैंने कहा मैं साहब बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत व्यस्त आदमी हूँ, मेरे पास टेम नहीं है ऐसे एक एक बिल का पैसा कलेक्ट करने जाऊँ। तो बैंक, मैं तुझे एजेंट अपॉइंट करता हूँ, तू मेरे बिहाफ पर मेरे सारे बिल कलेक्ट करना। बैंक बोला जी मालिक, और ये पैसा मेरे खाते में क्रेडिट कर देना। बैंक बोला ओके सरकार, और इसके बदले में आपको कमीशन भी दूंगा। बैंक बोला मजे ही आ गया, और बैंक ने मेरे बिहाफ पर बिल कलेक्ट करना शुरू करे। अब बिल कलेक्ट होते हैं, बैंक मेरा बैलेंस बढ़ा देता है, और मुझे क्या पता पड़ता है? जब मैं बैंक जाता हूँ हिसाब करने, तो डिफरेंस आएगा। हाँ आ सकता है। तो ये कुछ चीजें हो गई जो हमारे बैंक और हमारी बुक्स में जो बैलेंसेस हैं उसको टैली नहीं होने देती। तो इसके जो रीजंस हैं, अगर मैं उनको बड़े ब्रॉडर टर्म में क्लासिफाई करूं, ब्रॉडर टर्म में, तो पहला टाइमिंग डिफरेंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, पहला टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा, एरर इन कैश बुक, यानी कैश बुक में गलती हो गई। अब टाइमिंग डिफरेंस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो डिफरेंस आ गया। और चौथा, एरर इन पासबुक, यानी मैं अगर आपके पूरे जितने भी रीजंस हैं रिकंसिलिएशन के, अगर उसको ब्रॉडली कैटेगराइज करूं, सिर्फ 4 ही पॉइंट हैं। मेरी बुक्स में हो गई, भले ही गलत है सही, मेरी बुक्स में हो गई, बैंक की बुक्स में नहीं हुई, बैंक की बुक्स में हो गई, मेरी बुक्स में नहीं हुई, मेरे यहां गलती, बैंक के यहां गलती, इसके अलावा और कोई 5 बार रीजन ही नहीं हो सकता। बस 4 रीजन, दैट्स इट। ठीक है सरकार। चलो अब एक पॉइंट और है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले मैं पढ़ रहा हूं फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। जनरली बैंक डेबिट, दैट मीन्स रिड्यूस कस्टमर अकाउंट ओनली व्हेन check issued are presented for payment and after all assurance, example correct signature, correct date, no overwriting, no manipulation and available balance। सबसे इंपॉर्टेंट, खाते में बैलेंस ही नहीं तो कहां से क्लियर करोगे? they clear or honored the check। मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने एक चेक फाड़ा रामलाल के लिए, तो मैंने तो अपना बैलेंस कम कर लिया। बैंक मेरा बैलेंस कब कम करेगा? जब फाइनली बैंक इस चेक को प्राप्त करेगा, उसको जांचेगा, परखेगा, सब चीज़ें चेक करेगा कि भाई सिग्नेचर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, खाते में बैलेंस है कि नहीं है, तारीख सही है कि नहीं है, ओवर राइटिंग तो नहीं हुई है, चेक कहीं से खटा पटा तो नहीं है। जब ये सारी बातें एंश्योर हो जाती हैं उसके बाद पैसा काटता है। अगर बैंक के पास पेमेंट के लिए चेक आया तो बैंक आपके खाते में कोई एंट्री नहीं करेगा, बल्कि कब करेगा? जब ये सारी बातों से वो एंश्योर हो जाएगा। ठीक है। अब चेक पहुंचा बैंक के पास और मान लो उसके ऊपर ओवरराइटिंग हो गई थी, मैं अपना बैलेंस कम कर चुका हूं, लेकिन बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया। बोले क्या कि नहीं, ये चेक पास नहीं होगा। तो बैंक ने मेरे खाते में कुछ नहीं करा। समझो, मैंने बैंक को ऑर्डर दिया कि मेरे खाते से 1 लाख का पेमेंट रामलाल को कर दो। रामलाल ये चेक लेके पहुंचा, बदमाश ने 1 जीरो आगे बढ़ा दिया और गधे ने 1 लाख को बनी रहने दिया। अब गड़बड़ हो जाती है ना, पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है कई बार, तो गड़बड़ हो गई, बैंक ने पकड़ लिया और बैंक ने ये चेक क्लियर नहीं करा। मैं अपना बैलेंस 1 लाख से कम कर चुका हूं,
लेकिन बैंक ने मेरा बैलेंस कम नहीं करा। तो बताओ बैंक एंट्री करेगा क्या? नहीं, अभी एंट्री से मुझे करना है। तो चेक इश्यू डिसऑनर जब भी मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने एंट्री नहीं करी है और ना वो करेगा। क्यों करे वो एंट्री? जो चेक था जिसके कारण बैलेंस कम होना था वो तो खराब निकला। तो अब ये जो भी करना है वो सिर्फ मेरी बुक्स में करना है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जब मुझे एक चेक मिला गब्बर का चेक मिला है और मैंने उसको बैंक में डाल दिया और मैंने अपना बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन बैंक मेरा बैलेंस कब बढ़ाएगा? जब ये चेक गब्बर के बैंक से पास होके मेरे बैंक को आ जाएगा, तब तक मेरा बैलेंस नहीं बढ़ेगा इन दी बुक्स ऑफ बैंक। तो बैंक ने बैलेंस नहीं बढ़ाया और गब्बर का ये चेक हो गया डिसऑनर। अब बोलो क्या होगा? सिंपल है ना, बैंक मेरे बैलेंस को ना बढ़ाएगा ना कम करेगा, लेकिन मैंने तो अपना बैलेंस बढ़ा लिया। यानी रिकंसिलिएशन में क्या आ जाएगा? चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि बैंक की बुक्स में कुछ मत करना, क्योंकि बैंक ने वो चेक डिसऑनर होने पर अपने खाते में कुछ भी नहीं करा। जो भी करना है हमें करना है, हमें रिवर्स करना है, बैंक कुछ नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, फिर से एक बार सुन लो, क्योंकि रियल लाइफ में यही होता है। मैंने चेक फाड़ा, मैंने बैलेंस कम कर लिया, मैंने चेक डाला, मैंने बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन बैंक तभी ये बैलेंस एडजस्ट करेगा जब ये चेक क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये डिसऑनर हो गए तो मेरे खाते में बैंक कुछ नहीं करेगा, लेकिन मुझे अपनी किताबों में इसको रिवर्स करना पड़ेगा। चलो सरकार, तो मालिक अब इतनी बातें हमको समझ में आ चुकी हैं कि आइडियली दोनों की बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे और आज नहीं तो कल लेकिन होंगे। अब लेकिन आज नहीं तो कल जैसे ही बोला तो मतलब देयर इज अ टाइमिंग गैप। तो कल और आज के इस गैप के चक्कर में क्या होता है कि मेरी बुक्स में बैंक का बैलेंस अलग आता है और बैंक की बुक्स में मेरा बैलेंस अलग आता है। अब अगर मैं अपने फाइनल अकाउंट में अपना बैंक बैलेंस लिख रहा हूं मेरी किताबों के हिसाब से और वो सही नहीं है, तो क्या ये ठीक रहेगा? क्योंकि अगर ऐसा है तो मतलब या तो फिर मैंने अपने प्रॉफिट ज़्यादा कम कर रखे हैं और या फिर मैंने अपनी बैलेंस शीट को हाइप करके रखा है, जबकि एक्चुअली मेरी पोजीशन वो नहीं है, ना मेरा प्रॉफिट वो है। तो अगर मुझे सही करना है, सही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना है ताकि वो मेरी सही व उचित छवि प्रस्तुत करें, तो उसके लिए आई नीड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सो दैट मुझे पता पड़ सके कि अभी भी क्या स्कोप है, कहाँ पर मैं अपनी किताबों को और एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि मेरे सही प्रॉफिट निकले, कंट्रोल रहे बैंक पर। कोई चेक अगर इशू हुआ है और वो महीनों से प्रेजेंट नहीं हुआ तो मुझे पता पड़ जाए। कोई चेक जो मैंने जमा करा लेकिन क्लियर नहीं हुआ और मुझे पता पड़ जाए। तो इस सब के लिए मुझे बनाना पड़ेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसमें सिर्फ 4 ही पॉइंट आएंगे, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 4 पॉइंट। मेरी बुक्स में रिकॉर्ड हो गए, बैंक की बुक्स में नहीं हुए, बैंक की बुक्स में रिकॉर्ड हो गए, मेरी बुक्स में नहीं हुए, मेरी बुक्स का एरर और बैंक की बुक्स का एरर। बस ये 4 पॉइंट है मेरे हिसाब से, बाकी सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। वो जो आप रटते हो ना 12-13 पॉइंट, चेक इश्यूड, चेक डिपॉजिटेड, चार्जेस, फलाना ढिमका लेसन, कुछ नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट बस। ठीक है, तो अब हम बीआरएस कैसे बनाएंगे? और उसमें प्लस माइनस का क्या रूल रहेगा, ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अभी हम उससे पहले एक बार जो आज के इस वीडियो में हमने सीखा समझा उसको सम अप कर लेते हैं। ठीक है, तो एक रिवाइंड कर लेते हैं। चलो, पॉइंट नंबर 1, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। हमेशा हम बनाएंगे, बैंक नहीं बनाएगा। मेरी बुक्स में पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक की बुक्स में अगर आपका पैसा जमा है तो क्रेडिट, वाइस वर्सा डेबिट। ठीक है, अब कौन कौन से रीजंस हैं? तो सर वहां पे जहां पे ट्रांजैक्शन हमसे ओरिजिनेट हो रहे हैं, चेक फाड़ा हमने, चेक डिपॉजिट करा, तो हमारी बुक्स में पहले होगा, बैंक की बुक्स में बाद में होगा, डिफरेंस आ सकता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन जो बैंक में पहले ओरिजिनेट हो गए और बाद में मेरी बुक्स में आए, डिफरेंस आ सकता है। जैसे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट गिवन और क्रेडिटेड बाय द बैंक, इनकम कलेक्टेड, डायरेक्ट डिपॉजिट, बिल्स कलेक्टेड, ये सब पहले बैंक में रिकॉर्ड होंगे, फिर मेरी बुक्स में बाद में रिकॉर्ड होंगे। तो सरकार अपनी बुक्स में और बैंक की बुक्स में जो डिफरेंस आएगा उसका सबसे बड़ा रीजन टाइमिंग डिफरेंस है और छोटा मोटा रीजन एरर है। और एरर हमारी बुक्स में भी हो सकते हैं, बैंक की बुक्स में भी हो सकते हैं। तो चलिए सरकार, मिलते हैं अगले वीडियो में विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट एज वेल एज द ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैं आपको ऐसा रामबाण देने वाला हूं उस वीडियो में कि अगर आपने उसे उठाया और लेके चलाया तो सीधे जाके लगेगा 2 नंबर पे, और 2 2 2 2 करके बस 5 बार चलाने हैं और 10 मार्क्स आपके, गारंटी के साथ आपके 10 में से 9.5 भी नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।